अध्याय 326 झोउ गु परिचित दो झोउ सियू के दिमाग में हलचल मच गई और उसने गु जियानबिन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें चमक उठीं। प्लेड शर्ट और कैजुअल ग्रे पैंट पहने हुए 17 या 18 साल के लड़के की त्वचा गोरी थी और वह बहुत ताज़ा और साफ सुथरा दिख रहा था, जिसका चेहरा धूप जैसा लग रहा था। उसके स्कूल के किसी भी लड़के ने कभी इस तरह का उत्साह नहीं दिखाया था। जब उसने उसे पीछे मुड़ते हुए देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके गाल अनियंत्रित रूप से हल्के से लाल हो रहे थे, लेकिन गु जियानबिन ने अपनी निगाहें दूसरी ओर मोड़ने से पहले केवल उसकी ओर देखा। स्कूल और सड़कों पर उसके जैसी 1 दर्जन लड़कियां थीं। उसके बारे में कुछ भी विशेष रूप से सामने नहीं आया। आपका बेटा वास्तव में सुंदर है और उसके ग्रेड बहुत अच्छे हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं, झोउ लैनफेंग ने खटास के संकेत के साथ कहा। उसे वांग एरफेक जैसे किसी व्यक्ति से उम्मीद नहीं थी, जो देखने में ज्यादा अच्छा नहीं था। उसे इतना अच्छा बेटा मिलेगा। क्या ये सच नहीं है? मेरे बेटे के ग्रेड वास्तव में बहुत अच्छे हैं। वह हमेशा प्रथम आता है, वांग एरफेग ने दावा किया। झोउ लैनफेंग ने कहा, मेरी बेटी के ग्रेड भी अच्छे हैं। वह भी अक्सर प्रथम आती है। झोउ सियू ने झोउ लानफेंग के अतिरंजित झूठ को बिना उसे बुलाए सुना, क्योंकि वर्तमान स्थिति में उसे वास्तव में उसकी प्रशंसा करने के लिए किसी की जरूरत थी। लेकिन उसने विनम्रतापूर्वक कहा, हमारे छोटे शहर की तुलना शहर से नहीं की जा सकती। शहर में प्रथम आना शहर में एक औसत उपलब्धि हो सकती है। अगर यह भाई शहर में प्रथम आ सकता है, तो यह असली ताकत है। गु जियानबिन ने झोउ सियू पर एक बार फिर नज़र डाली जब उसने सुना कि उसका शैक्षणिक प्रदर्शन भी अच्छा है। उन्हें सीखना पसंद था, और जब उन्होंने सुना कि कोई और इसमें अच्छा है, तो उन्हें उनके प्रति आकर्षण महसूस हुआ। झोउ सियू की प्रशंसा सुनने के बाद उसके प्रति उसकी धारणा में अचानक थोड़ा सुधार हुआ। आमतौर पर जब उसकी माँ उसके बारे में शेखी बघारती थी, तो उसमें घमंड भरा होता था, और चूंकि उसकी माँ अनपढ़ थी, इसलिए उसकी प्रशंसा उसकी पसंद के हिसाब से बहुत कच्ची होती थी। क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा, विशेषकर एक आकर्षक लड़की द्वारा उत्कृष्ट के रूप में पहचाने जाने से उनमें घमंड की भावना आ गई। उसने भोजन के बाद जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसे बात करने की अधिक इच्छा हो रही थी। यहाँ तक कि एक कस्बे में भी, एक कक्षा में अभी भी दर्जनों छात्र होते हैं। प्रथम आने का मतलब है कि ग्रेड वास्तव में अच्छे हैं। शहर में भी आप शीर्ष 10 में रैंक कर सकते हैं। वह भी एक देहाती लड़का था, जिसने अतीत में देहात में पढ़ाई की थी। पिछले 2 या 3 वर्षों में ही, जैसे ही उनके परिवार की परिस्थितियां बेहतर हुईं, वे स्कूल के लिए शहर चले आए। उसी ग्रामीण मूल से आने के कारण उन्होंने ग्रामीण लोगों को हेय दृष्टि से नहीं देखा। कठिन अध्ययन करना, देशी बेवकूफ होने के भाग्य से पूरी तरह से बचने की कोशिश करने का उसका तरीका था। जब वह पहली बार शहर में आए, तो उनका परिवार उतना संपन्न नहीं था जितना अब है, और व्यक्तिगत जीवनशैली की आदतों के कारण उन्होंने स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिससे अक्सर वह अपने सहपाठियों के बीच मजाक का पात्र बन जाते थे। उसने दांत भींचे और धीरे धीरे खुद को बदल लिया। अपने परिवार की स्थिति में धीरे धीरे सुधार के साथ वह व्यक्ति बन गया जो वह अब है। मुझे ऐसी आशा है, लेकिन मैंने सुना है कि शहर के सभी छात्र पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, झोउ सियू ने कहा, अपनी प्रशंसा से थोड़ा उत्साहित महसूस करते हुए लेकिन शांत स्वभाव बनाए रखते हुए। उसने जानबूझकर परीक्षण किया। इतने अच्छे ग्रेड के साथ आपको फर्स्ट हाई में पढ़ना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर गु जियानबिन सेकंड हाई के चेहरे पर शर्मिंदगी की रेखा तैर गई।
वह फर्स्ट हाई में भाग लेना चाहता था, लेकिन उस समय उसने पर्याप्त अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और कट ऑफ में केवल 10 अंकों से चूक गया था। वांग एरफेग ने कहा, सेकंड हाई में शिक्षण गुणवत्ता फर्स्ट हाई से खराब नहीं है। ये गु जियानबिन के मूल शब्द थे। वह नहीं जानती थी कि वे सच थे या झूठ, लेकिन वह उन्हें ध्यान में रखती थी और हमेशा जानकार होने का दिखावा करती थी और जब भी विषय आता था तो इन शब्दों को दोहराती थी। अध्याय 327 छो गु परिचित 3 वांग एरफेग की नज़र में कोई भी उसके बेटे से तुलना नहीं कर सकता था, चाहे वह किसी भी स्कूल में पढ़ता हो। वह सर्वश्रेष्ठ था। अगर किसी ने ये कहने की हिम्मत की कि उसका सबसे छोटा बेटा उत्कृष्ट से कुछ भी कम है, तो वह आगे बढ़ जाती और उनके चेहरे पर तमाचा मार देती। झो लैनफेंग ने गुप्त रूप से उपहास किया। 2 हाई स्कूल 1 हाई स्कूल से बेहतर कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ प्रवेश न कर पाना और खुद को ऊंची टोपी देना नहीं है? उद्धरण चिन्ह। भविष्य में उनकी बेटी सीयू निश्चित रूप से 1 हाई स्कूल में प्रवेश लेगी। फिर वह इन लोगों को दिखाएगी कि क्या ये 1 हाई स्कूल अच्छा नहीं था, या उनमें प्रवेश पाने की क्षमता का अभाव था। अपने दिल में ये सोचकर झो लैनफेंग ने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उसने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, चाहे वह 1 हाई स्कूल हो, 2 हाई स्कूल या 3 हाई स्कूल, जब तक पढ़ाई अच्छी है, चाहे आप कहीं भी पढ़ें, सब एक समान है। झो सीयू ने सिर हिलाया। आप कहाँ पढ़ते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, जब तक आप सीखने के इच्छुक हैं और सीखना पसंद करते हैं। आप अपने लिए कुछ बना सकते हैं। 2 हाई स्कूल से बीजिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना 1 हाई स्कूल की तुलना में कहीं अधिक सार्थक है। मैं भविष्य में भी 2 हाई स्कूल में जाने की योजना बना रहा हूँ। गु जियानबिन को ये भाषण सुनकर बहुत सहज महसूस हुआ। भविष्य में जब आप 2 हाई स्कूल में आएंगे, तो मैं भी आपका सीनियर हो जाऊंगा। यदि आपको किसी मदद की ज़रूरत है, तो आप मेरी तलाश कर सकते हैं। उस समय तक मैं सीनियर 3री कक्षा का छात्र बन जाऊंगा। मेरा नाम गु जियानबिन है। मेरा नाम झो सीयू है। झो सीयू की हथेलियां उत्तेजना से पसीने से तर हो रही थीं, लेकिन उसका चेहरा शांत बना हुआ था। इस संबंध में उसने पूरी तरह से शेन मियामियान को पीछे छोड़ दिया। जब शेन मियामियान को किसी चीज का सामना करना पड़ता था, तो वह हमेशा शांत और शांत रहती थी, जिससे वह बहुत सुसंस्कृत और जानकार लगती थी, एक छोटी राजकुमारी की तरह। यह एक अच्छा नाम है, गु जियानबिन ने सराहना की, ये देखते हुए कि दोनों अधिक से अधिक बातें कर रहे थे और विषय कपड़ों से बहुत दूर चला गया था। वांग एरफेग ने जल्दी से बातचीत को आगे बढ़ाया। इन छोटी बाजू वाली शर्टों में से केवल कुछ ही बचे हैं। मैं आपके और आपकी बेटी के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाता हूँ और हम आपस में मेलजोल रखते हैं, इसलिए मैं उन्हें बाहर ले आया। अगर वे अजनबी होते तो मैं निश्चित रूप से उन्हें नहीं बेचता। माँ, झो सीयू ने झो लैनफेंग की ओर देखा। गु जियानबिन के सामने वह ऐसा नहीं दिखना चाहती थी कि उसका परिवार बहुत गरीब है। उसने अपने दिल में प्रार्थना की कि झो लैनफेंग उसे कुछ चेहरा दे। बड़ी बहन, 3 युआन ज्यादा नहीं हैं। ये खाने के लिए बस कुछ बिल्ली कम मांस है। एक खरीदो। देखो तुम्हारी लड़की को ये कितना पसंद है। उद्धरण चिन्ह। वांग एरफेग ने बगल से आग की लपटें भड़काईं। झो लैनफेंग ने एक तनावपूर्ण मुस्कान के लिए मजबूर किया। जब उसने मुंह के कोनों को हिलाया तो उसका दिल दुखने लगा। 3 युआन की एक शर्ट वास्तव में महंगी नहीं थी, लेकिन उसके परिवार में केवल शेन जियानहुआ ही काम कर रहा था और हर पैसा गिना जाता था। हालांकि अगर उसने इसे नहीं खरीदा, तो क्या इसे दूसरों द्वारा हेय दृष्टि से नहीं देखा जाएगा?
अन्य माताएं कपड़े खरीद सकती थीं। यदि वह एक मां के रूप में एक शर्ट भी नहीं खरीद पाती तो उसे तिरस्कृत किए जाने की संभावना थी। झोउ लैनफेंग ने अपने दांत भींच लिए और उदार होने का नाटक किया। 3 युआन वास्तव में बहुत अधिक नहीं है। बात बस इतनी है कि मैंने अपनी बेटी के लिए पहले कभी इतने सस्ते कपड़े नहीं खरीदे, चूंकि उसे ये पसंद है। चलो उसके मनोरंजन के लिए पहनने के लिए एक खरीद लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद वह झोउ सियू की ओर मुड़ी। सियू, देखो तुम्हें कौन सा पसंद है। मालिक को इसे तुम्हारे लिए पैक करने दो। झोउ सियू को चिंता थी कि झोउ लैनफेंग अनिच्छुक होगी, लेकिन वह इतनी आसानी से सहमत हो गई। अपने दिल में उत्साह रखते हुए उसने उस शर्ट की ओर इशारा किया जिसे वांग इरफेग ने पहले उसके सामने नापा था। यह वाला। मुझे आंटी के फैसले पर भरोसा है। उसके शब्दों ने वांग इरफेग को खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर दिया। छोटी लड़की निश्चित रूप से बोलना जानती है। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भले ही मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन मेरी आंखें वास्तव में अच्छी हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस शर्ट में अच्छे दिखेंगे। इतना कहकर उसने जल्दी से शर्ट लपेट ली। झोउ लैनफेंग शर्ट में किसी भी तरह की कमी की जांच करना चाहता था, लेकिन वांग इरफेग ने अपना हाथ बढ़ाए बिना शर्ट को सीधे झोउ सियू को सौंप दिया। बड़ी बहन, मैं यहाँ 2 या 3 साल से कपड़े बेच रहा हूँ। आप आसपास पूछ सकते हैं। मैं एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाना जाता हूँ। अध्याय 328 दोषपूर्ण कपड़े। झोउ सियू ने भी कपड़ों के बैग को जल्दी से पकड़ लिया, जिससे झोउ लानफेंग को उनकी जांच करने की अनुमति नहीं मिली। माँ, आंटी वांग एक व्यवसायी महिला हैं। वह हमें खराब सामान क्यों बेचेंगी? मुझे आंटी वांग पर भरोसा है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झोउ लैनफेंग अभी भी कुछ हद तक असहज थी। ये कपड़े बहुत सस्ते थे और उसे हमेशा डर रहता था कि उनमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन चूंकि झोउ सियू ने पहले ही यह कहा था, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। गु जियानबिन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और अंत में वह रुक गया और कुछ नहीं बोला। अगली बार जब तुम कपड़े खरीदो तो मेरे घर आना याद रखना। वांग इरफेग ने खुशी खुशी दोनों को विदा किया। उन्हें दूर जाते हुए देखकर गु जियानबिन ने वांग इरफेग से पूछा, माँ, मुझे ये क्यों याद है कि जो कपड़े का टुकड़ा उन्होंने खरीदा था, आपने पिछली बार उसकी मरम्मत की थी? उद्धरण चिन्ह। कपड़े का वह टुकड़ा पिछले साल का बचा हुआ था। उसे याद आया कि किसी ने इसे खरीदा था और सिर्फ एक सुबह पहनने के बाद सिलाई फट गई। उस समय ग्राहक ने इसे बदलने के लिए हंगामा किया, लेकिन वांग इरफेग ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। वह संयोग से वहां था, इसलिए उसने कार्यभार संभाला और ग्राहक के कपड़े बदले। उस दिन घर लौटने पर वांग इरफेग ने फटे हुए सीम को ठीक करते हुए बड़बड़ाया और शाप दिया, लेकिन कपड़े फिर से नहीं बिके और डेड स्टॉक बन गए। माल बिक गया है। आपको इसकी परवाह क्यों है कि वे किस प्रकार के कपड़े हैं? विषय को टालते हुए वांग इरफेग की आंखें छलक गईं। तुम कल स्कूल जाना शुरू करोगे। जल्दी वापस आओ और अपना होमवर्क करो। उद्धरण चिन्ह। खत्म हो चुके स्टॉक को बेचने और अनिवार्य रूप से 3 युआन कमाने के बाद वांग इरफेग अच्छे मूड में थी और उसने कैंटीन से अपना दोपहर का खाना बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गु जियानबिन अवाक था, लेकिन कपड़े बिक चुके थे और वह कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल आह भर सकता था और घर जा सकता था। इस तरह से व्यवसाय करते हुए ये केवल समय की बात थी जब उन्होंने व्यवसाय को खत्म कर दिया। उसे परिवार के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालने की जरूरत थी। जितना अधिक झोउ लैनफेंग ने इसके बारे में सोचा, उसे उतनी ही अधिक बेचैनी महसूस हुई।
उसे हमेशा संदेह होता था कि कपड़े बहुत सस्ते हैं। काफी सोच विचार के बाद उसने कपड़े बाहर निकाले और दोबारा उनकी जांच की। करीब से निरीक्षण करने पर वह गुस्से से लगभग फूट पड़ी। मुझे पता था कि इस कपड़े में कुछ गड़बड़ हो सकती है, और आप मुझे इसे देखने भी नहीं देंगे। इसे देखो, इसे ठीक किया गया है। शायद पहले भी किसी ने पहना हो। ये सोचना कि वे पुराने कपड़ों के साथ हमें धोखा देंगे, ये क्रोधित करने वाला है, लैनफेंग ने कहा। झोउ लैनफेंग जितना अधिक बोलती थी, वह उतनी ही अधिक क्रोधित हो जाती थी और साइकिल को इधर उधर धकेलने लगती थी। नहीं, मुझे वापस जाना होगा और उसका सामना करना होगा। अगर वह आज कपड़े बदलने के लिए सहमत नहीं हुई, तो मैं उसकी दुकान तोड़ दूंगा। उसे पहले कभी इस तरह धोखा नहीं मिला था। वह पहले से ही कपड़ों के इस टुकड़े को खरीदने को लेकर परेशान थी, और अब ये क्षतिग्रस्त हो गया। वह इतनी परेशान हो जाती थी कि वह इसे निगल भी नहीं पाती थी। इससे उसकी नींद खुल जाती थी। चाची, सीयू ने साइकिल पकड़ ली। हालांकि कपड़े सिल दिए गए हैं, वे पुराने नहीं हैं, और कोई बड़ी समस्या नहीं है। जब हम वापस जाएंगे तब भी हम उन्हें पहन सकते हैं। आइए उनका सामना न करें। कपड़ों का एक नया टुकड़ा खरीदना पहले से ही काफी कठिन था, और इस तरह से एक खरीदना परेशान करने वाला था। लेकिन गु जियानबिन के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में एक हल्की सी रोशनी चमक उठी। ये काम नहीं करेगा, झोउ लैनफेंग ने वापस जाने पर जोर दिया। मुझे आज उसका स्टॉल उलट देना चाहिए। वे कहते हैं कि उसका बेटा कक्षा में प्रथम आया था। मुझे यकीन है कि यह सिर्फ उसकी बकवास है। अगर वह आज इसे एक नए के लिए नहीं बदलती है, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह अपना व्यवसाय जारी नहीं रख सकेगी। झोउ लैनफेंग ने पहले ही फैसला कर लिया था। उसे उन्हें अधिक महंगे टुकड़े से मुआवजा देना होगा। चाची, जल्दी मत करो, मुझे खत्म करने दो। सीयू ने साइकिल को जाने दिए बिना पकड़ लिया। जियानबिन नंबर 2 मिडिल स्कूल में पढ़ रहा है, और शायद मैं भी वहां जा रहा हूं। आज हमने परिचित हो गए हैं, और अगर मैं वास्तव में नंबर 2 मिडिल स्कूल जाता हूं, तो मेरा ख्याल रखने के लिए कोई होगा। कपड़ों का एक टुकड़ा क्या है? यदि वह भविष्य में गु जियानबिन से दोस्ती कर सकती है, तो वह उस कपड़े के स्टैंड से जो चाहे पहन सकती है। कौन सा नंबर 2 मिडिल स्कूल? झोउ लैनफेंग ने उपहास किया। आपको नंबर 1 मिडिल स्कूल में जाना है, और उस बूढ़ी औरत के झूठ पर विश्वास मत करो। नंबर 2 मिडिल स्कूल में जाना सिर्फ खट्टे अंगूर है, क्योंकि उसे वह नहीं मिल सकता जो वह चाहती है। अध्याय 329 निवेश। झोउ सीयू ने ये शब्द सुने और तुरंत उसके गले में गांठ महसूस हुई। क्या सिर्फ नंबर 1 हाई स्कूल में दाखिला लेना इतना आसान है? इस शहर में शिक्षा के स्तर को देखते हुए यह अजीब होगा अगर कोई नंबर 1 हाई स्कूल में प्रवेश ले सके। उसने अपने दिल में बेचैनी को दबा दिया और धैर्यपूर्वक झोउ लैनफेंग को समझाया। चाची, मेरे ग्रेड के साथ नंबर 1 हाई स्कूल में मुझे केवल औसत माना जाएगा, लेकिन अगर मैं नंबर 2 हाई स्कूल में होती, तो मैं शीर्ष छात्रों में से एक होती। शिक्षकों द्वारा सराहना की जाती। जब उल्लेख किया जाता है तो यह उतनी ही प्रतिष्ठा होगी। मैं नंबर 1 हाई स्कूल में घास का एक आम तिनका क्यों बनना चाहूंगी जब मैं नंबर 2 हाई स्कूल में एक कीमती रत्न बन सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। लेकिन हर कोई कहता है कि नंबर 1 हाई स्कूल लिचेंग में सबसे अच्छा हाई स्कूल है। झोउ लैनफेंग को झोउ सीयू ने मना लिया। फिर भी उसे लगा कि नंबर 1 हाई स्कूल में सबसे खराब छात्रा होना भी उसकी क्षमता का प्रमाण है। केवल ये कहना कि उनकी बेटी नंबर 1 हाई स्कूल में पढ़ रही है काफी प्रतिष्ठित थी। नंबर 1 हाई स्कूल में ट्यूशन महंगी है। झोउ सीयू के चेहरे पर चिंता झलक रही थी। वहाँ उत्कृष्ट ग्रेड वाले बहुत सारे छात्र हैं,
शिक्षक मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। उस स्थिति में मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश भी नहीं ले पाऊंगा। लेकिन नंबर 2 हाई स्कूल में मुझे अधिक ध्यान मिलेगा, और कौन जानता है, मैं बीजिंग विश्वविद्यालय में भी जा सकता हूँ। तब तक ये सिर्फ नंबर 1 हाई स्कूल में एक छात्र होने की तुलना में कहीं अधिक प्रतिष्ठित होगा। झोउ सियू ने इतनी गंभीरता से बात की कि झोउ लैनफेंग, जो इन मामलों के बारे में जानकार नहीं था, धीरे धीरे सोचने लगा कि सियू ने जो कहा उसमें कोई कारण था। लेकिन फिर उसके मन में एक विचार आया, लेकिन इसका मेरे कपड़े बदलने से क्या लेना देना है? उद्धरण चिन्ह। अब वापस जाने और बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए बस गु जियानबिन को कुछ चेहरा दें। ये पोशाक उसकी माँ द्वारा ठीक की गई थी, और वह निश्चित रूप से जानता है, अगर हम स्कूल में एक दूसरे से मिलते हैं, केवल इस एहसान के आधार पर, तो उसे मेरा थोड़ा ख्याल रखना होगा। ये कहते हुए झोउ सियू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। चाची, जब मैं भविष्य में एक साथी की तलाश करता हूँ, तो क्या मुझे शहर से सभ्य परिस्थितियों वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलना चाहिए? गु जियानबिन बुरा नहीं दिखता है, और उसका शैक्षणिक प्रदर्शन अच्छा है। अगर वह और मैं एक आइटम बन जाते हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं उसके परिवार के किसी भी कपड़े पहन सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ? उद्धरण चिन्ह। वह कॉलेज जाने और शहर में एक अच्छा जीवन जीने के लिए शादी करने के लिए दृढ़ थी। लेकिन वह ये भी समझती थी कि टीवी शो से एक टाइकून ढूंढना यथार्थवादी नहीं था। लोग समान सामाजिक स्थिति वाले जोड़ों की तलाश करते हैं। हालांकि छोटे व्यवसाय और संभावनाओं वाला एक आदमी ढूंढना अभी भी संभव था, और वह भविष्य में भी उसके साथ एक अच्छा जीवन जी सकती थी। वह देखने में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसका बेटा वास्तव में अच्छा दिखता है, काफी युवा होने के कारण। झोउ सियू ने उस दिशा में नहीं सोचा था। हमेशा अपने बेटे के बारे में शेखी बघारने वाली वांग एरफेग से प्रभावित झोउ लैनफेंग को थोड़ी खटास महसूस हुई, और परिणामस्वरूप वह गु जियानबिन को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। अब झोउ सियू को उसके बारे में इतनी ऊंची बातें सुनकर उसे अचानक लगा कि गु जियानबिन वास्तव में काफी उपयुक्त हो सकता है। पारिवारिक व्यवसाय के साथ अच्छा दिखने वाला, आरामदायक जीवन सुनिश्चित करने वाला, पढ़ाई में उत्कृष्ट। कुछ विचार करने के बाद वह वास्तव में उसके सियू के लिए एक अच्छा मैच लगता था। चाची, ऐसा लगता है कि गु जियानबिन भी मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता है। इस साल के अंत में नंबर 2 हाई स्कूल में प्रवेश करने के बाद वास्तव में उसके साथ कुछ विकसित करने का अवसर मिल सकता है। उसकी तुलना में 3 रुपये क्या हैं? बस इसे एक निवेश माने। झोउ लैनफेंग का मूड बेहतर हो गया, और उसने खुशी से कहा, सियू वास्तव में स्मार्ट है। मैंने ऐसा कभी कैसे नहीं सोचा। आपने पढ़ाई में अपना समय बर्बाद नहीं किया है। आपके पास निवेश के लिए दिमाग है। हो सकता है कि कपड़े ठीक कर दिए गए हों, लेकिन जब तक अंदर से बारीकी से निरीक्षण न किया जाए, मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। उन्हें अभी भी नए जैसा पहना जा सकता है। इस पर विचार करने पर वे कुछ भी नहीं खो रहे थे। यदि दोनों बच्चे वास्तव में एक साथ हो जाते, तो ये सब परिवार में होता। झोउ लैनफेंग को राजी होते देख झोउ सियू ने राहत की सांस ली। दोनों बड़े बड़े सपने देखते हुए बाजार की ओर चल पड़े। चाची, इस शहर को देखो। खरीदारी सुविधाजनक है। बारिश होने पर रेनबूट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैंने सुना है कि सभी शौचालय फ्लश करने योग्य हैं। ये ग्रामीण इलाकों की तुलना में बहुत अधिक आरामदायक है। मुझे अब अपनी पढ़ाई के लिए निश्चित रूप से पैसे की आवश्यकता होगी। आप और अंकल पहले मुझ में निवेश कर सकते हैं। एक बार जब मैं पैसा कमाना शुरू कर दूंगा, तो मैं आप दोनों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए यहाँ लाऊंगा। अध्याय 330।
जियाओए की फसल यहाँ कैसी है? झोउ लैनफेंग को खुशी की लहर महसूस हुई और जल्द ही वे दोनों बाजार के बाहर पहुंचे। उनके पेट भूख से बड़बड़ा रहे थे। बाजार के प्रवेश द्वार पर एक उबले हुए बन की दुकान थी और मनमोहक सुगंध बाहर आ रही थी, जिससे झोउ सियू मुश्किल से निगल रहा था। चाची, क्या आपको भूख लगी है? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और लगातार चल रहे थे। उन्हें भूख कैसे नहीं लगती? लेकिन दिन भर में काफी पैसा खर्च करने के बाद झोउ लैनफेंग को परेशानी महसूस हुई। सियू, जब हम वापस आएंगे तो खाएंगे। यहाँ बंस महंगे हैं। कुछ बंस के पैसे से घर पर पूरा बर्तन भाप में पकाया जा सकता है। मम्मा, झोउ सियू को प्रलोभन दिया गया, लेकिन झोउ लैनफेंग को ऐसा कहते देखकर वह पीछे हट गई। उन्होंने सचमुच आज बहुत खर्च किया और वह जानती थी कि कब रुकना है। बाइक पर बैठो, जल्दी वापस चलें। झोउ लैनफेंग को चिंता थी कि अगर वे अब और रुके तो वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाएगी। हालांकि शेन जियानहुआ आमतौर पर वित्त का प्रबंधन नहीं करता था, लेकिन अगर उसे पता चला कि उन्होंने झोउ सियू के लिए कपड़ों पर इतना अधिक खर्च किया है, तो वह निश्चित रूप से एक राय रखेगा। शेन जियानहुआ केवल पहनने के लिए कपड़े रखने में विश्वास करते थे और उन्हें ये पसंद नहीं था कि बच्चे दूसरों से अपनी तुलना करें। झोउ सियू को भी यह पता था, इसलिए उसने झोउ लैनफेंग को और चीजें खरीदने के लिए परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वह एक बार में अपनी भविष्य की संभावनाओं को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वे साइकिल पर बैठने वाले थे, झोउ सियू की नज़र अचानक सामने सड़क पर एक परिचित व्यक्ति पर पड़ी। उसकी पुतलियां फैल गईं और उसने जोर से कहा, आंटी, क्या गलत? उद्धरण चिन्ह। झोउ लैनफेंग डर के मारे उछल पड़ा और चिंता से झोउ सियू की ओर देखा। झोउ सियू ने सड़क के उस पार वाले व्यक्ति की ओर इशारा किया। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। आंटी, क्या वह बहन नहीं है? उद्धरण चिन्ह। हालांकि वह झोउ लैनफेंग से पूछ रही थी, उसका स्वर निश्चितता से भरा था। उसने आज शेन मियामियान को उस नई पोशाक में निकलते देखा था। चाहे वह राख में ही क्यों न मिल जाए, वह उसे पहचान लेगी। वह छोटा सा कमीना कैसे हो सकता है? झोउ लैनफेंग के शब्द बीच में ही कट गए। उसकी आंखों में अचानक क्रोध चमक उठा। वह छोटा हरामी यहाँ कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही वह गुस्से में साइकिल को धकेलते हुए विपरीत दिशा की ओर चली गई। झोउ सियू हैरान और ईर्ष्यालु दोनों महसूस करते हुए जल्दी से एक छोटी सी दौड़ के साथ पीछे चला गया। शेन मियामियान ने दो बिना बिकी टोकरियां बैलगाड़ी पर रखी ही थीं कि उसे दहाड़ सुनाई दी। अरे लड़की, तुम यहाँ कैसे पहुंची? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह मुड़ी, उसने झोउ लैनफेंग और उसकी भतीजी को देखा। दोनों उसे तीखी नज़रों से घूर रहे थे। आखिर इन दोनों ने शहर में कपड़े कैसे खरीदे? उसने अनुमान लगाया था कि शहर में सामान बेचते समय अंततः उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिसे वह जानती थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह वही व्यक्ति होगा। सौभाग्य से उसने अब तक केवल 2 टोकरियां छोड़कर सभी सब्जियां बेच दी थीं और लू सियुआन शौचालय में चली गई थी। आज अधिक टोकरियां थीं। उन्होंने मुझसे स्टॉल की निगरानी करने में मदद करने के लिए कहा। बॉस कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। झोउ सियू की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं। उसने हमेशा सोचा था कि शेन मियामियान हर दिन टोकरियां बुनने का गंदा और थकाऊ काम कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शेन मियामियान वास्तव में शहर में आ पाएगा। वह स्वयं यहाँ केवल 2 बार आई थीं। ये देखकर कि शेन मियामियान कैसे पैकिंग कर रही थी, वह कई बार यहाँ आई होगी। वह शौचालय गया था, शेन मियामियान ने शांति से उत्तर दिया। क्या आप हर हफ्ते शहर आते हैं?
झो सियू ने उसकी ओर देखा और पूछा, मैं सुबह मदद करती हूँ और दोपहर में टोकरियाँ बुनती हूँ, शेन मियामियान ने धीरे से जवाब दिया। उसकी आंखें चुपचाप शौचालय की दिशा की ओर देख रही थीं। वह उन्हें लू सियुआन से मिलने नहीं दे सकती थी। अगर उन्हें पता चला कि वह लू सियुआन के घर पर काम कर रही है, तो इससे बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। झो सियू की ईर्ष्या उसे पागल कर रही थी। ये पता चला कि चाचा अभी भी शेन मियामियान को अधिक पसंद करते थे। इतनी अच्छी नौकरी शेन मियामियान को दी गई थी, उसे नहीं। उन्होंने कहा कि टोकरियां बुनना थका देने वाला था, लेकिन अब शेन मियामियान को देखकर उसका रंग और अधिक उज्ज्वल हो रहा